गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना काल चल रहा है और हम वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपको अध्यापन करवा रहे हैं। मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए, और पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे उद्देश्यों के बारे में कि उद्देश्य निर्धारण के कौन कौन से मॉडल हैं। तो अपन ने चर्चा की थी उद्देश्य निर्धारण के दो मॉडलों की, एक तो परंपरागत मॉडल और दूसरा आधुनिक मॉडल। और उद्देश्य निर्धारण के आधुनिक मॉडल को ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या स्व उद्देश्य प्रबंध कहा जाता है। एग्जाम में आमतौर पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्व उद्देश्य प्रबंध या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य के साथ साथ स्वदेश प्रबंध की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, और कई बातें इस चैप्टर में हैं जो कि अपन पढ़ेंगे। तो आज क्योंकि अपन ने पिछली वीडियो क्लास में दो मॉडलों की चर्चा की थी, परंपरागत मॉडल और आधुनिक मॉडल, तो आधुनिक मॉडल यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या स्व उद्देश्य प्रबंध की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। अर्थ को हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से जान लिया था। तो जहाँ तक स्व उद्देश्य प्रबंध की विशेषताओं का सवाल है, इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, इनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है उद्देश्य प्रधान, गोल ओरिएंटेड। तो स्व उद्देश्य प्रबंध प्रणाली जो है या उद्देश्य प्रदान प्रणाली है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मंडल स्तर के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर विभाग, उपविभाग और कर्मचारी के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इतना ही नहीं, उद्देश्यों का निर्धारण करते समय संस्थागत उद्देश्यों एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों में भी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो एमबीओ या स्वउद्देश्य प्रबंध ये उद्देश्य प्रधान प्रबंध है, और इसमें करते क्या है कि सबसे पहले टॉप पर हम किसी भी संस्था के सामान्य उद्देश्यों की निर्धारण करते हैं कि संस्था के सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। फिर संस्था के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। उसके पश्चात उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मंडल, विभाग, उपविभाग तथा कर्मचारी के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। और इतना ही नहीं, उद्देश्यों के निर्धारण में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि संस्था के जो क्या उद्देश्य हैं, तो संस्थागत उद्देश्यों और जो संस्था के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों में भी सामंजस्य रहे। क्योंकि यदि संस्थागत उद्देश्य कुछ और हैं और संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ और हैं, तो उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई आती है। इसीलिए उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संस्थागत उद्देश्य और कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों में समन्वय, तालमेल या सामंजस्य बैठाया जा सके। दूसरा है सहभागिता या पार्टिसिपेशन। स्वउद्देश्य प्रबंध प्रणाली में जो है उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए सभी व्यक्तियों की सहभागिता होती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते केवल प्रबंधक ही उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, प्रबंधक भी करते हैं, अधीनस्थ भी करते हैं, कर्मचारी भी करते हैं। मतलब ये है कि इस उद्देश्यों का निर्धारण करते समय सभी वर्गों की सहभागिता होती है। इसमें सभी अधिकारी, अधीनस्थ एवं कर्मचारी मिलकर विचार विमर्श करके प्रत्येक विभाग और उपविभाग के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो कहना मतलब ये है कि उद्देश्यों के निर्धारण में मैनेजमेंट की भूमिका ही नहीं होती है, बल्कि संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों की, जो कि विभिन्न स्तर पर होते हैं, अधीनस्थों की, सभी की भागीदारी होती है। और सबकी भागीदारी होने का फायदा क्या होता है कि जब अधीनस्थ या कर्मचारी उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वो उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। तो उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, इसके लिए भी प्रबंध में सहभागिता उनका होना जरूरी है। तीसरा है महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की पहचान।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ की परफॉर्मेंस एरियाज। अब 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली के अधीन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों या परिणाम क्षेत्रों, की परफॉर्मेंस एरियाज और की रिजल्ट एरियाज को भी पहचान कर लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र ही होते हैं जो संपूर्ण संस्था की सफलता और विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब जो की एरियाज की उद्देश्यों के निर्धारण के समय पहचान की जाती है कि कौन कौन से की एरियाज हैं, कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या परिणाम क्षेत्र हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी जो पहचान कर ली जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो संपूर्ण संस्था की सफलता और विकास को प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि वे संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान दे सकें। तो उद्देश्यों के निर्धारण में तीसरी इंपॉर्टेंट बात या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों या परिणाम क्षेत्रों की पहचान की जाती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य परिणाम क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं जो संपूर्ण संस्था की सफलता को प्रभावित करते हैं। चौथा है निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल। 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत न केवल सहभागिता के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत सामूहिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है। मतलब 100 उद्देश्य प्रबंध में केवल सहभागिता के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत सामूहिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है। मतलब पीरियोडिकल परफॉर्मेंस अप्रेजल का कार्य भी किया जाता है। इसी मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय किया जाता है तथा निष्पादन में हो रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि 100 उद्देश्य प्रबंध में हम केवल श्रमिकों को या अधीनस्थों को उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि सामाजिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी करते हैं और इसी मूल्यांकन के अंतर्गत कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवैल्यूएशन, उनके मूल्यांकन के आधार पर ही उनका रेम्यूनरेशन या पैसा तय किया जाता है। और दूसरा, मूल्यांकन करने से ये पता लग जाता है कि निष्पादन में या परफॉर्मेंस में कहाँ कमी आ रही है ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। तो चौथा विशेषता ये है निष्पादन मूल्यांकन। पांचवा, क्रियात्मक प्रणाली या ऑपरेशनल सिस्टम। अब 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली एक क्रियात्मक प्रणाली या ऑपरेशनल सिस्टम है जिसे व्यवहार में अपनाया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी क्रियात्मक प्रणाली है जिसे व्यवहारिक रूप से अपनाया जा सकता है। यह प्रणाली क्रियात्मक है क्योंकि इसमें मापनीय योग्य उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। मतलब ये जो क्रियात्मक प्रणाली है इसको हम क्रियात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उद्देश्य तय किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कि आसानी से मापा जा सके। जैसे उद्देश्य निर्धारण दो तरीके से होता है, गुणात्मक उद्देश्य और परिमाणात्मक उद्देश्य। तो 100 उद्देश्य में हम कोशिश करते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण परिमाणात्मक रूप से करें ताकि उनका मापन किया जा सके। तो ये एक क्रियात्मक प्रणाली है और क्रियात्मक इसको क्यों कहते हैं, यह प्रणाली क्रियात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें मापनीय योग्य उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है और सामयिक आधार पर कार्यों का निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है तथा निष्पादन के आधार पर उचित नियंत्रण तथा पारितोषिक दिया जाता है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत जवाबदेही, डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी। अब 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत जवाबदेही केंद्रीकृत नहीं होती, बल्कि संस्था का प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह होता है। मतलब 100 उद्देश्य प्रबंधन में क्या होता है, क्योंकि अधीनस्थ और कर्मचारियों को भी उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो केंद्रीकृत नहीं होती है। संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक विभाग या उपविभाग का जो प्रबंधक है वो अपने कार्यों के उत्तरदायी नहीं होता है। वस्तुतः सभी विभागाध्यक्ष जो होते हैं अपने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं या अपने अपने विभाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं
तथा वो उनका नियंत्रण भी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो केंद्रीकृत नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है। लेकिन इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि संगठन में काम करने वाले जो विभिन्न विभागाध्यक्ष हैं या विभिन्न विभाग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विभागाध्यक्षों की पूरी जिम्मेदारी रहती है अपने विभाग के कार्यों को लेकर। नेक्स्ट है व्यापक विचारधारा। अब सौउद्देश्य प्रबंध जो है तो इसकी जो विचारधारा है ये एक व्यापक विचारधारा है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसको कहा जा सकता है। यह संस्था के जो है आर्थिक एवं मानवीय दोनों ही पहलुओं को महत्व देती है। मतलब ये सौउद्देश्य प्रबंध की जो विचारधारा है ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, क्योंकि ये संस्था के आर्थिक, इकोनॉमिक तथा मानवीय, ह्यूमन दोनों पहलुओं पर महत्व देती है। यह संस्था के आंतरिक वातावरण जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है के साथ साथ बाहरी एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच समन्वय पर बल देती है। मतलब ये एक हम कह सकते हैं सौउद्देश्य प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जो संस्था के आर्थिक और मानवीय पहलू दोनों पर ध्यान देती है, साथ ही साथ संस्था के आंतरिक और संस्था के बाहरी वातावरण के बीच समन्वय पर बल देती है। नेक्स्ट है संस्था के साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब सौउद्देश्य प्रबंध प्रणाली का अंतिम उद्देश्य जो है, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो संस्था के जो भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन हैं उनके अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना है। मतलब सौउद्देश्य प्रबंध का महत्व, सौउद्देश्य प्रबंध की विशेषता ये है कि इसका जो अंतिम उद्देश्य, लास्ट ऑब्जेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि संस्था के जो भौतिक संसाधन हैं या जो संस्था के मानवीय संसाधन हैं या संस्था के जो वित्तीय संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल, तीनों रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग करना ही इसका अंतिम उद्देश्य होता है। यह वह प्रणाली है जिसमें संस्था के प्रत्येक विभाग के उद्देश्यों एवं प्रत्येक सदस्य अपेक्षित परिणामों को निर्धारित किया जाता है। मतलब ये ऐसी प्रणाली है जिसमें कि संस्था के प्रत्येक विभाग के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों एवं प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित परिणामों को निर्धारित किया जाता है तथा समय समय पर वास्तविक कार्य परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। और टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि ये वास्तविक कार्य मूल्यांकन भी करते हैं। इसी से संस्था के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना संभव होता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सौउद्देश्य प्रबंध प्रणाली में संस्था के मानवीय, वित्तीय एवं हम कह सकते हैं भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना इसका अंतिम लक्ष्य होता है। और जब हम देखते हैं कि संस्था के इन भौतिक, मानवीय या वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो वो संस्था तरक्की भी करती है। तो ये जो है संस्था के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये MBO का या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या सौउद्देश्य प्रबंध का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सरल तकनीक या सिंपल टेक्निक। सौउद्देश्य प्रबंध एक सरल तथा आसान प्रणाली है। मतलब सौउद्देश्य प्रबंध क्या है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान, इजी प्रणाली है। इसमें किसी तरह की जटिलता नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, ये जटिल है ही नहीं, बहुत सरल और आसान प्रणाली है। इसे समझने और क्रियान्वित करने में किसी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन सौउद्देश्य प्रबंध प्रणाली एक ऐसी प्रबंध प्रणाली है जो कि बहुत सरल और आसान है, कदापि जटिल नहीं है तथा इसको समझने और क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। और लास्ट विशेषता है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि सौउद्देश्य प्रबंध प्रणाली को आप व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सभी कार्यों में इसको अपनाया जाता है। मतलब सौउद्देश्य प्रबंध प्रणाली के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वो प्रणाली है जो केवल व्यवसाय में ही अपनाई जाएगी, व्यावसायिक कार्यों के लिए ही उपयुक्त है, ऐसा कहना कदापि
उचित नहीं होगा। स्वउद्देश्य प्रबंध प्रणाली एक ऐसी प्रबंध प्रणाली है जो कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या व्यावसायिक सभी कार्यों में इसको अपनाया जा सकता है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर भी अपनाई जा सकती है। मतलब स्वदेश प्रबंध प्रणाली जो है प्रबंध के सभी स्तरों पर अपनाई जा सकती है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब संस्था के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, CEO, और वहाँ से नीचे चलते हैं तो श्रमिक तक सभी तरफ से स्वदेश प्रबंध प्रणाली को अपनाया जा सकता है। यह बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की संस्थाओं में भी अपनाई जा सकती है। मतलब ऐसा कहना गलत होगा कि MBO या स्वदेश प्रबंध केवल बड़ी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है, ये कहना गलत होगा। स्वदेश प्रबंध आप छोटी संस्थाओं में भी अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्वदेश प्रबंध या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक सार्वभौमिक प्रणाली है और स्वदेश प्रबंध प्रणाली को व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी कार्यों में अपनाया जा सकता है। सभी प्रबंध के स्तरों पर इसको अपनाया जा सकता है और छोटी बड़ी सभी संस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है, सभी कंट्रीज़ के लिए उपयुक्त होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि साहब ये फलानी कंट्री के लिए उपयुक्त है, फलानी के लिए अनुपयुक्त है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वदेश प्रबंध प्रणाली आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक प्रणाली है। तो ये विद्यार्थियों स्वदेश प्रबंध प्रणाली या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के कुछ विशेषताएं हुई जिनके बारे में आज अपन ने चर्चा की। अब विशेषताओं के बाद मैं उद्देश्य भी ले लेता हूँ फटाफट इसी क्लास में। तो स्वदेश प्रबंध के उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MBO या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है इसके उद्देश्य 7, 8, 10 हैं जो कि मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। जैसे स्वदेश प्रबंध का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक विभाग एवं विभाग के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयासों से उद्देश्यों का निर्धारण करना। मतलब जो उद्देश्यों का निर्धारण होगा वो प्रत्येक विभाग तथा विभाग के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयासों से ही किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य है सत्यापन योग्य या मापन योग्य ठोस लक्ष्यों का निर्धारण करना। मतलब दूसरा उद्देश्य MBO का ये है कि ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण करना जो कि मापन योग्य हों, सत्यापन योग्य हों, वेरीफिएबल या मेजरेबल, जिनको आसानी से मेजर किया जा सके। अगर उद्देश्य ऐसे हैं जिनको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता तो ऐसे उद्देश्यों की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तीसरा, प्रत्येक विभाग एवं सदस्य से जुड़ी आशाओं तथा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। मतलब MBO का तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक विभाग तथा सदस्य से जुड़ी आशाओं तथा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। मतलब प्रत्येक विभाग से आप क्या उम्मीद करते हैं या प्रत्येक सदस्य या व्यक्ति से आपकी क्या आशाएं जुड़ी हैं, उनको स्पष्ट रूप से निर्धारित करना MBO का एक उद्देश्य होता है। चौथा, अधीनस्थों एवं अधिकारियों के बीच संदेशवहन या संप्रेषण को बढ़ावा देना और सहयोग बढ़ाना। मतलब MBO का उद्देश्य ये भी होता है कि अधीनस्थ और अधिकारियों के बीच संदेशवहन या संप्रेषण को बढ़ावा देना और सहयोग बढ़ाना। मतलब सबऑर्डिनेट और बॉस, इनके मध्य कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन के मतलब जरिए खुले रहने चाहिए और इनके मध्य कम्युनिकेशन या संदेशवहन निर्बाध गति से होना चाहिए ताकि दोनों में सहयोग बना रहे। पांचवा है प्रत्येक विभाग एवं सदस्य के कार्य निष्पादन को मापना एवं उस पर निर्णय करना। मतलब MBO का अगला उद्देश्य ये है कि प्रत्येक विभाग जो है, जैसे मान लीजिए 4-5 विभाग हैं, तो प्रत्येक विभाग और विभाग के प्रत्येक सदस्य के कार्य निष्पादन को मापना कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को मापना, ये इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत कार्य निष्पादन एवं संस्थागत उद्देश्यों के बीच संबंध स्थापित करना। मतलब व्यक्तिगत कार्य निष्पादन मतलब जो व्यक्ति इंडिविजुअली कार्य करता है और संस्थागत उद्देश्यों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट, सातवां, अधीनस्थों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना और उनके विकास को सुनिश्चित करना। मतलब MBO का एक उद्देश्य ये भी है कि जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, हेल्दी कंपटीशन हो तथा उनके विकास, उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना। आठवां है प्रत्येक सदस्य के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना
और उचित पारिश्रमिक एवं अन्य पारितोषिक उपलब्ध करवाना। मतलब आपको हर एक कार्य करने वाले व्यक्ति की इंडिविजुअली मूल्यांकन करना पड़ेगा उसके कार्य का, और कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात उचित पारिश्रमिक, मतलब कार्य के आधार पर ही पारिश्रमिक दिया जाता है, इसलिए कार्य का उचित मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करने के बाद उसका उचित पारिश्रमिक तय करना या अन्य पारितोषिक उपलब्ध करवाना, ये भी एमबीओ का एक उद्देश्य होता है। 9वां है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। ये अपन पहले भी पढ़ चुके प्रेरणा के चैप्टर में कि कोई भी कर्मचारी बगैर प्रेरणा के काम नहीं करता, उसको अभिप्रेरित करना ही पड़ता है। तो एमबीओ का एक उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों कार्यों का मूल्यांकन करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, और यदि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल अच्छा है तो उनको पारितोषिक देना, जिससे कि उनको अभिप्रेरणा रहे, उनको कार्य करने के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। और लास्ट और 10वां है संस्था में नियंत्रण एवं समन्वय को सरल एवं सहज बनाना। मतलब एमबीओ का जो अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि संस्था में जो नियंत्रण है, कंट्रोल और समन्वय, इन दोनों को सरल और सहज बनाना, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एमबीओ का एक अंतिम उद्देश्य होता है कि संस्था में किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण करना और विभिन्न विभागों में जो समन्वय स्थापित करना है उसको सरल और सहज बनाना। तो आज की इस वीडियो क्लास को मैं विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त करता हूं, जिसमें कि अपन ने एमबीओ क्या है उसका अर्थ तो पहले जान लिया था, लेकिन एमबीओ या स्वदेश प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं और स्वदेश प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, इसको जाना। अगली वीडियो क्लास में मैं आपको स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स और स्टेजेस इन द एमबीओ प्रोसेस। तो आज इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।